प्रदेश की संकल्पना पृथ्वी के विभिन्न भागों में मानव भिन्न भिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। इस प्रक्रिया में वह उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर उनके रूप में परिवर्तन करता है। अतः मानव के आर्थिक विकास के स्तर का मापदंड संसाधनों के रूपांतरण एवं उपयोग करने की उसकी क्षमता है। संसाधनों के क्षेत्रीय वितरण में भिन्नता पाई जाती है। अतः संसाधनों के प्रकार और उनके उपयोग की समानता के आधार पर आर्थिक प्रदेशों की निर्धारण की आवश्यकता होती है। आर्थिक प्रदेश राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला एक भूभाग होता है। आर्थिक प्रदेश का आधार किसी भूभाग में उत्पादन तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं का संगठन, उनकी अवस्थिति और वितरण है। मानव की आर्थिक क्रियाएं गतिशील होती हैं क्योंकि वह प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। अतः आर्थिक प्रदेशों की रचना की प्रक्रिया भी गतिशील है और वह संसाधनों के विकास, उत्पादों की मांग और कौशल में सुधार के साथ साथ बदलते रहते हैं। किसी प्रदेश के आर्थिक विकास का स्तर उसके प्राकृतिक संसाधनों और लोगों के सांस्कृतिक विकास पर निर्भर होता है, जो मानव प्रकृति एवं संस्कृति की अंतःक्रिया के रूप में परिलक्षित होता है। सभी प्रदेशों में संसाधनों के विकास की दर समान नहीं होती है। इसका मुख्य कारण उनके सांस्कृतिक विकास के स्तर में पाई जाने वाली भिन्नता है, जो प्रौद्योगिकी के अंतर के रूप में परिलक्षित होता है। किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कुछ प्रदेश आर्थिक दृष्टि से अधिक विकसित और कुछ कम विकसित होते हैं। अतः देश के आर्थिक विकास के नियोजन के लिए देश को विभिन्न आर्थिक प्रदेशों में बांटना आवश्यक है। अतः आर्थिक प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जिनमें अर्थव्यवस्था में उद्योग, व्यापार व अन्य तृतीयक व्यवसाय की समानता हो। गैलिना दयाशुक एवं पी सेन गुप्ता के अनुसार आर्थिक प्रदेश वे क्षेत्र होते हैं जिनमें एक ही कच्चा माल पर अनेक उद्योगों के कारखाने श्रृंखलाबद्ध रूप में केंद्रित हो जाए। आर्थिक प्रदेश की संकल्पना को देखने के उपरांत अब हम चर्चा करेंगे आर्थिक प्रदेश का निर्माण और प्रकार। आर्थिक प्रदेशों के निर्धारण में निम्न सामान्य सिद्धांत लिए जाते हैं। आर्थिक नियोजन के लिए आर्थिक प्रदेशों का निर्धारण उत्पादन विशिष्टकरण के आधार पर किया जाना चाहिए। आर्थिक नियोजन के लिए प्राकृतिक प्रदेशों और उनमें उपलब्ध संसाधनों का ज्ञान होना चाहिए। प्राकृतिक प्रदेशों एवं उपदेशों के ढांचों के भीतर ही आर्थिक नियोजन प्रदेशों के पदानुक्रम का अस्तित्व होता है। अतः आर्थिक प्राधिकरण के लिए प्रदेश को पहले प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया जाना चाहिए। आर्थिक नियोजन की इकाइयों के निर्धारण के लिए सबसे निम्न स्तर की इकाई का निर्धारण पहले करना चाहिए। उसके बाद उन छोटी इकाइयों का समूह बनाकर मध्यम स्तर की इकाइयों तथा उनके समूह से वृहत स्तर की इकाइयों का निर्धारण किया जाना चाहिए। सिद्धांत है, आर्थिक प्रदेशों की सीमाएं राजनीतिक और प्रशासनिक सीमा रेखाओं के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि आंकड़े इन्हीं इकाइयों के लिए एकत्रित किए जाते हैं। मध्यम स्तर के नियोजन प्रदेश के लिए प्राकृतिक कारकों और संसाधन भंडारों की एकरूपता आवश्यक है। वृहत स्तर की इकाइयों के लिए आवश्यक है कि उनकी संसाधन उपयोग संबंधी समस्या समान हो। यह प्रदेश बड़े भूभाग पर फैले होते हैं। इनमें विविध संसाधनों के भंडार पाए जाते हैं। अतः इन नियोजित अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है। गैलिना दयाशुक और पी सेन गुप्ता ने आर्थिक विकास की चक्रीय व्यवस्था मानी। एक कच्चे पदार्थ की प्राप्ति पर आर्थिक विकास सक्रिय व्यवस्था में होता है।
ऊर्जा संसाधन चक्र, खनिज तेल की प्राप्ति, पेट्रोलियम का उत्पादन, टैंकरों, वैगनरों एवं पाइपलाइन द्वारा परिवहन, बड़े केंद्रों पर तेल शोधनशाला, पेट्रोल व रासायनिक पदार्थों का उत्पादन, पेट्रोल वाहन उद्योग, पेट्रोल वितरण केंद्र, रासायनिक उद्योग की स्थापना, रासायनिक उर्वरक उद्योग, वितरण एवं बाजार केंद्र, ग्रीस कोलतार उद्योग आदि। उपरोक्त चक्र में पेट्रोलियम खनिज तेल की प्राप्ति के बाद उसका उत्पादन और परिवहन किया जाता है, जिसे तेल शोधनशाला में परिष्कृत किया जाता है तथा उत्पादित पेट्रोल व रासायनिक पदार्थों के परिवहन के लिए वाहन उद्योग स्थापित होते हैं, जिससे उनका वितरण बाजार केंद्रों तक किया जाता है। पेट्रोलियम की उत्पादों जैसे नैफ्था व बेंजीन पर रासायनिक उद्योगों की स्थापना होती है। इनमें रासायनिक उर्वरक, पेंट, ग्रीस, रंग, मोबिल ऑयल, कोलतार उद्योग प्रमुख है, जिनकी स्थापना सीमावर्ती क्षेत्र में ही की जाती है। इन उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं का वितरण बाजार केंद्रों पर किया जाता है। इस तरह यह क्षेत्र में पेट्रोलियम की प्राप्ति से आर्थिक क्रिया का विकास होता है। लोहा इस्पात उत्पादन चक्र, कच्चे पदार्थों की प्राप्ति, लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, मैग्नीज, स्वच्छ जल, लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना, निर्मित पदार्थ का उत्पादन, लोहा इस्पात, कोलतार, ढलुआ लोहा इस्पात, इंजन, रेल इंजन, वैगन, पटरियाँ, मोटर वाहन, साइकिल आदि उद्योग, यातायात उद्योगों का विकास, औद्योगिक वस्तु के वितरण में सहायता, बाजार वितरण केंद्र। लौह इस्पात उद्योग एक भारी और भार खोने वाला वृहत उद्योग है। प्रतिष्ठित काल में इस उद्योग की स्थापना कोयला क्षेत्रों पर हुई। तकनीकी ज्ञान के विकास तथा पदार्थों की भार में कमी से यद्यपि इस उद्योगों का फैलाव हुआ, लेकिन पूर्व स्थापित उद्योग कच्चे पदार्थों के क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। लौह इस्पात देश के विनिर्माण के विकास में ही आवश्यक है। इसमें उत्पादित पदार्थों का उपयोग विभिन्न मशीनों, परिवहन साधनों के विकास में किया जाता है। इन सब के भिन्न भिन्न उद्योग होते हैं। अतः एक क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना से चक्रीय रूप में विभिन्न उद्योगों की स्थापना होती है। भारत में छोटा नागपुर क्षेत्र में इसी प्रकार से आर्थिक विकास हुआ है। वन आधारित उद्योग, वन क्षेत्र, लंबर के लिए यातायात साधनों का विकास, लंबर का उत्पादन, लुगदी उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन, रासायनिक उद्योग, कागज, रैन, तारपेन आदि का उत्पादन, वितरण केंद्र। शीतोष्ण वन क्षेत्रों में वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना की गई। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में प्राकृतिक जल मार्गों का विकास कर तथा स्थल व जल मार्गों के विकास से वनों पर आधारित उद्योग विकसित किए गए। इनमें से कई सहायक उद्योगों तथा प्रमुख उद्योग के रूप में लुगदी कागज उद्योग की स्थापना हुई। कृषि आधारित उत्पादन चक्र, कपास उत्पादन, उत्तम किस्म के कपास उत्पादन के लिए उर्वरक उद्योग की स्थापना, परिवहन के लिए यातायात साधनों का विकास, सूती वस्त्र उत्पादन के लिए मिलों की स्थापना, वस्त्र छपाई तथा रंगाई के लिए रासायनिक रंग उद्योग, विद्युत केंद्रों की स्थापना, बाजार वितरण केंद्र। सूती वस्त्र उद्योग बाजार केंद्रित उद्योग है। इस उद्योग के लिए आवश्यक कपास एक शुद्ध पदार्थ है। उत्तम श्रेणी के कपास उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई साधनों की आवश्यकता होती है। उत्पादित कपास से विभिन्न श्रेणी का धागा बनाने के बाद वस्त्र मिलों तक उत्पादन को लाया जाता है। इसके लिए सस्ते परिवहन साधन आवश्यक हैं। सूती वस्त्र की धुलाई, रंगाई, छपाई आदि कार्य रासायनिक उद्योग में उत्पादित रसायनों से किया जाता है तथा तैयार कपड़े को बाजार केंद्रों तक पहुंचाया जाता है।
इस प्रकार आर्थिक विकास में अनेक औद्योगिक चक्र हो सकते हैं, जैसे एक प्रमुख उद्योग की स्थापना से एकत्रित जनित लाभों से अनेक सहायक उद्योगों की स्थापना होती है और एक क्षेत्र का समग्र विकास होता है। अब हम बात करें आर्थिक प्रदेश की विशेषताएं। एक प्रदेश में कुछ कारखानों वह मिलों की स्थापना हो जाने पर वह क्षेत्र एक आर्थिक प्रदेश नहीं कहा जा सकता, बल्कि क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना श्रृंखलाबद्ध रूप में तथा एक दूसरे से सहसंबंधित रूप में होनी चाहिए। इस सहसंबंध में एक निश्चित आर्थिक भूदृश्य का विकास होता है। उदाहरण, हुगली क्षेत्र में जूट उद्योग, छोटा नागपुर पठार में लोहा इस्पात उद्योग, अंकलेश्वर खंबात की खाड़ी क्षेत्र में पेट्रो रासायनिक उद्योग आदि। इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का स्वरूप निश्चित दिशा में है, अतः एक आर्थिक प्रदेश में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। एक आर्थिक प्रदेश में किसी एक बड़े उद्योगों की स्थापना होती है। बड़े उद्योग से संबंधित सहायक एवं पूरक उद्योगों की स्थापना होती है। औद्योगिक कारखानों की संख्या अधिक होती है। प्रमुख उद्योग बड़ा कारखाना होता है। अन्य उद्योग प्रमुख उद्योग के उत्पादन में अपशिष्ट का उपयोग करते हैं या सेवा प्रदान उद्योग होते हैं। श्रमिकों की संख्या बड़े उद्योगों में सर्वाधिक होती है। औद्योगिक केंद्रों और प्रमुख वितरण केंद्रों के मध्य स्थल परिवहन, रेलवे व सड़क का विकास होता है, जिससे कच्चा पदार्थ और निर्मित पदार्थ तथा श्रमिकों को परिवहन में सुविधा होती है। औद्योगिक विकास में नगरीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है तथा कृषि आधारित जनसंख्या कम हो जाती है। बाज़ारों, मंडियों और व्यावसायिक संगठनों का जमाव होता है, जिससे आंतरिक परिवहन के साधन भी विकसित होते हैं। आर्थिक प्रदेश में संचार साधनों का विकास होता है। बैंकों, बीमा कंपनियों तथा अन्य क्रियाओं का जमाव होता है। तृतीयक व्यवसाय के रूप में सामाजिक सुविधाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन तथा आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी विकास होता है। धन्यवाद।